कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आवाज़ के बारे में जिन्होंने सिर्फ़ गाने नहीं गाए, बल्कि पूरी जनरेशन को फ़ील करना सिखाया। आशा भोसले जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमें अलविदा करके चले गए हैं। आज सुबह आज के दिन ही एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई थी। लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है और इसके साथ ही इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक पूरा युग समाप्त हो चुका है। एक एंड एंड ऑफ एन एरा। दोस्तों, आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, वो वर्सैटिलिटी की मिसाल थी। चाहे दम मारो दम हो, पिया तू अब तो आजा हो या चुरा लिया है तुमने, उनकी आवाज़ हर मूड, हर इमोशन को ज़िंदा कर देती है। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी का पूरा सफ़र के बारे में, उनका स्ट्रगल और सक्सेस और आखिर कैसे हुई उनकी डेथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम सिर्फ़ एक न्यूज़ नहीं बल्कि एक लेजेंड को ट्राइब्यूट देने वाले हैं। इस न्यूज़ के साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 2026 में जो भी फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ जो हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, उनके बारे में हम देखेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवार्ड्स के बारे में बताऊँगा जो इनको कौन-कौन से अवार्ड्स मिले थे, हमारे जो सिविलियन अवार्ड्स कौन-कौन से हैं, भारत रत्न जो भी है पद्म विभूषण, पद्म भूषण इन सब के बारे में बहुत अच्छे से बताऊँगा तो सेशन में बने रहिए। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये देखिए अब आशा भोसले जी जो अब हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, तो ये देखिए न्यूज़ जो है आशा भोसले लेजेंडरी सिंगर डाइज़ एट 92 92 साल की उम्र में इनका देहांत हो चुका है। आशा भोसले डेथ न्यूज़ लाइव अपडेट ये देखिए जो न्यूज़ है, न्यूज़ वन एनडीटीवी ने कवर किया, द हिंदू ने, लोक सत्ता ने। तो अब ये देखिए आशा भोसले डेथ न्यूज़ लाइव अपडेट्स लेजेंडरी सिंगर डाइज़ एट 92 आफ्टर ब्रीफ इलनेस बॉलीवुड सेज एंड ऑफ एन एरा मतलब बॉलीवुड जो कह रहा है कि एक पूरे युग की समाप्ति हो चुकी है। तो आप ये देखिए India mourns the loss of legendary playback singer Asha Bhosle, who passed away today on April 12, 2026 at Mumbai's ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इनका निधन हो चुका है, ठीक है। द आइकॉनिक सिंगर हैड बीन एडमिटेड अ डे अर्लियर फॉलोइंग रिपोर्टेड कार्डियक अरेस्ट। इनका कार्डियक अरेस्ट से जो है मेजर कॉज जो कार्डियक अरेस्ट से इनका जो है देहांत हो चुका है। ये कार्डियक अरेस्ट हुआ कैसे है तो चेस्ट इन्फेक्शन और एक्सट्रीम एग्जॉशन जो चल रहा था इनका उसके कारण भी इनको कार्डियक अरेस्ट कारण इनका जो है देहांत हो चुका है। ठीक है? तो ये सब चीज़ था, तो ये जो है लगभग 10 साल की उम्र से इन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया था और इनका जो पहला मराठी फ़िल्म में इन्होंने गाना गाया था, चला चला नाव बाला और जो इनका ये था मूवी था वो माझा बाल, ठीक है? तो मराठी फ़िल्म था माझा बाल, इसका जो गाना था चला चला नाव वाला इन्होंने पहले पहले गाना इन्होंने ही गाया था और हिंदी सिनेमा में इन्होंने सावन आया गाना गा के जो है चुनरिया मूवी का, उससे जो हिंदी सिनेमा में एंट्री किया था इन्होंने, ठीक है? तो ये सब इनके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो आशा भोसले का जो अर्ली लाइफ और करियर कैसा था, तो ये कैसे अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इनका 8 सितंबर 1933 में महाराष्ट्र के अंदर एक सांगली जगह है, वहाँ पे इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनका फादर जो थे दीनानाथ मंगेशकर थे, जो कि इनके फादर भी सिंगर थे, क्लासिकल सिंगर थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। तो मतलब जो गाना का माहौल पहले से ही घर में था। उसके बाद जो इसकी इनकी बड़ी बहन थी, वो थी लता मंगेशकर जी। इनका भी 2022 में देहांत हो चुका है। तो म्यूज़िक जो था इनके फैमिली एनवायरनमेंट में पहले से ही एक हिस्सा था फैमिली का, ठीक है? तो इनका करियर कैसे स्टार्ट हुआ तो 10 साल की उम्र से ही जो है ये गाना गाना स्टार्ट कर दी थी। इनके फादर के डेथ के बाद जो फैमिली था वो मतलब काफ़ी पैसे का दिक्कत हो चुका था तो फैमिली हैड टू वर्क फॉर मनी तो पहले लता मंगेशकर जी काम कर रही थी पैसे के लिए देन बोथ सिस्टर्स जो है गाना गाना स्टार्ट कर दिए। पहले लता मंगेशकर जी गाना गाती थी, फिर ये भी गाना जो है गाना स्टार्ट कर दी। तो इनका जो पहला सॉन्ग मैंने बता दिया चला चला नाव वाला जो इनका मराठी फ़िल्म माझा बाल का था, ये गाना गाया था इन्होंने 1943 में। 1933 में जन्म हुआ था तो 1943 में इन्होंने गाना गा दिया, यानी कि 10 साल की उम्र में पहला गाना गा दिया, नहीं कि 10 साल बहुत ही कम उम्र होता है। उस टाइम पे इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है? तो फिर इसके बाद इनका जो लाइफ़ है वो काफ़ी इयर्स ऑफ रिजेक्शन टाइप कास्टिंग एट स्टार्ट और मतलब इनका काफ़ी स्ट्रगल रहा है पूरी ज़िंदगी में, ठीक है? तो ये मैं आपको बताता हूँ चलो। तो सबसे पहले देखो 1933 से 2026 तक इनका जो है स्पैन रहा। तो रीजनल इंडियन हाँ, ये हो गया। अब ये देखो 10,000 प्लस सॉन्ग इन्होंने गाया और 20 लैंग्वेज से भी ज़्यादा में इन्होंने गाना गाया हुआ है, ठीक है? पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला हुआ है और सिस्टर लता मंगेशकर थे, आइकॉनिक वॉइस ऑफ बॉलीवुड थीं। उसके बाद देखते हैं कि डेथ का कॉज़ तो मैंने आपको बता ही दिया, चेस्ट इन्फेक्शन था, एज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जो हो ही जाते हैं जो यंग मतलब ओल्ड एज में। तो उसके बाद जो है ये चीज़ें इनकी हुई, कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है? तो ये एंड ऑफ एन एरा एक इंडियन म्यूज़िक का एंड ऑफ एन एरा है, इसको माना जा रहा है और करियर स्पैन लगभग 70 साल से भी ज़्यादा का। और इनका ये देखो गाना जो है पिया तू अब तो आजा है, दम मारो दम, मेरा जो कुछ मशहूर गाने हैं, मेरा कुछ सामान चुरा लिया है तुमने, तो ये सब गाना है। और ये देखो मतलब कितने फेमस-फेमस इनके सॉन्ग हैं, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम ये सब बता ही दिया मैंने। ये मेरा दिल डॉन मूवी का जो 1978 में गाना इन्होंने गाया था, आइए मेहरबान,
ठीक है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, मेरा कुछ सामान, तन्हा तन्हा, राधा कैसे ना जले, जो बहुत लगान मूवी का बहुत ही फेमस गाना है ये। ठीक है? तो ये सब इनके बहुत फेमस गाने, ओ हसीनो जुल्फ़ों वाली जाने जहाँ जो गाना है, तीसरी मंजिल मूवी का है, 1966 में इन्होंने गाया था। तो मतलब काफ़ी जो है मशहूर-मशहूर गाने इन्होंने दे रखा है, जो अभी भी मतलब दिल को छू जाती है। ऐसे गाना कभी भी हम ट्रैवलिंग करते वक़्त या कार में ड्राइव करते वक़्त या किसी भी वक़्त जब सुनते हैं, तो एक अलग ही अनुभूति देती है। तो मतलब ये सोच सकते हैं कितना पहले का 19 मतलब 2000 से भी पहले के इतने प्यारे-प्यारे गाने हैं, जो अभी भी बिल्कुल मतलब सोल को छू जाते हैं, ठीक है? तो ये सब है। अब इनके बारे में थोड़ा-सा हिस्ट्री देखते हैं, तो आशा भोसले का व्यक्तित्व जीवन बहुत ही गहराई, संघर्ष और भावनात्मक उतार-चढ़ाव से भरा हुआ था। अगर उनके विवाह, अलगाव और जीवन की घटनाओं को सालों के साथ समझें, तो उनकी कहानी और भी स्पष्ट हो जाती है। उनका पहला विवाह लगभग 1949 में सिर्फ 16 साल की उम्र में गणपात्रो भोसले से हुआ था, जो कि मतलब ये तो लगभग कितना 1949 में, 1933 में जन्म हुआ था। लगभग 16 साल की इनकी उम्र थी, जबकि ये जो थे गणपात्रो भोसले, ये ये 31 साल के थे लगभग, ठीक है? तो ये शादी उन्होंने अपने परिवार, खासकर अपनी बहन लता मंगेशकर की इच्छा के खिलाफ जाकर की थी। मतलब कुछ ऐसा लव मैरिज था, ठीक है? ये 16 साल की थी वो, 31 साल के थे। तो शुरुआत में यह एक प्रेम विवाह था, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता कठिन और तनावपूर्ण हो गया था, ठीक है? तो उस समय के साथ उनके पहले विवाह में समस्याएँ बढ़ती गई। कहा जाता है कि इस रिश्ते में मानसिक और भावनात्मक कष्ट झेलने पड़े। घर का माहौल अनुकूल नहीं था और उन्होंने पर्याप्त समर्थन नहीं मिला। लगभग 1960 के आसपास उन्होंने यह फैसला लिया कि इस रिश्ते को खत्म कर देंगी। तो 1949 में उन्होंने शादी किया, तो लगभग 11 साल के बाद उन्होंने इस रिश्ते को खत्म करने का निर्णय लिया। तो उस समय उनकी स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण थी। वह पहले से 2 बच्चों की माँ थी और तीसरे बच्चों की उम्मीद कर रही थी, मतलब प्रेग्नेंट थी। ठीक है? तो इस कठिन समय में उन्होंने अपनी शादी को तोड़कर वो घर पे आ चुकी थी। तो इन इतनी वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि इतनी कठिन परिस्थिति में अपने मायके लौटना और फिर से जीवन की शुरुआत करना, अपने आप में बहुत ही बड़ा और साहसी कदम था। देखिए, ये मतलब कितना पहले से ही कितने मतलब मॉडर्न माइंडसेट की थी कि भाई अगर एक टाइम देखो कि मतलब 16 साल और 31 साल, अभी भी ये एज गैप इतना ज़्यादा है कि अभी भी ये चीज़ें मतलब कितना मुश्किल लगता है ऐसे शादी को देखना और सोचना। ये उस टाइम की बात थी, ठीक है? तो उनके पहले पति गणपात्रो भोसले के बारे में अलगाव के बाद ज़्यादा जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। वे धीरे-धीरे पूरी तरह लाइमलाइट से दूर हो गए और निजी जीवन में जीने लगे। उनके बारे में ना तो कोई बड़ी सार्वजनिक उपलब्धियाँ सामने आई, मतलब गणपतराव भोसले के बारे में लिखा हुआ है, और ना ही वो मीडिया के में सक्रिय रहे। यह स्पष्ट है कि आशा भोसले ने अपने जीवन की ज़िम्मेदारी खुद सँभाली और पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने अपने तीनों बच्चों हेमंत, वर्षा और आनंद की परवरिश अकेले की और साथ ही अपने करियर को दोबारा खड़ा किया। तो मतलब अकेले 3 बच्चों की माँ भी हैं और पूरे करियर को साथ लेके चलना कितना चुनौतीपूर्ण था। तो धीरे-धीरे उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। इसी दौरान उनकी मुलाकात महान संगीतकार आर डी बर्मन, पंचम दा के नाम से जो बहुत फ़ेमस है, ये भी काफ़ी फ़ेमस सिंगर हैं। तो इनसे हुई। दोनों के बीच पहले एक पेशेवर रिश्ता था, लेकिन समय के साथ यह रिश्ता गहरे प्रेम में बदल गया। दोनों ने कई सालों तक काम किया और फिर 1980 में शादी कर ली, ठीक है? फिर 1980 में दोबारा इन्होंने शादी कर ली। दूसरा विवाह उनके जीवन का सबसे स्थिर और खुशहाल चरण साबित हुआ। आर डी बर्मन और आशा भोसले के बीच गहरा सम्मान और समझ थी। बहुत मतलब अच्छा ज़िंदगी इनका चल रहा था। इन्होंने साथ मिलकर हिंदी फ़िल्म संगीत को कई अमर गीत दिए, लेकिन 1980 के दशक में अंत में पंचम दा के करियर में गिरावट आई और उनकी सेहत भी खराब रहने लगी। ऐसे कठिन समय में आशा भोसले ने उनका पूरा साथ दिया। अंततः आर डी बर्मन का निधन 4 जनवरी 1994 को हो गया। उनके निधन के बाद आशा भोसले ने दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने अपने काम, परिवार और अपनी पहचान को ही अपनी प्राथमिकता बना लिया। आज भी जीवित हैं और संगीत जगत की एक महान हस्ती मानी जाती हैं। तो उनकी पूरी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि एक महिला चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियों से क्यों ना गुजरे, अगर उसमें हिम्मत और आत्मविश्वास हो, तो वह अपनी ज़िंदगी को फिर से सँवार सकती है। आशा भोसले की कहानी केवल सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। तो ये था पूरा इनका एक संक्षेप जो पर्सनल लाइफ़ के बारे में था, जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने आपको आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये काफ़ी मोटिवेशनल है, मतलब जो लड़कियाँ जो भी इस सेशन को सुन रही हैं, वो भी काफ़ी इनका एक मोटिवेट होके इनके जीवन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हर हर इंसान को सीखने को मिलता है, मतलब बहुत ही स्ट्रगलिंग और बहुत ही अ, उतार-चढ़ाव का लाइफ रहा है इनका, ठीक है? तो अब समझते हैं ये। अब देखो, अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो आपको आशा भोसले के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है, पद्म विभूषण। तो आप पूछेंगे पद्म विभूषण सर अवार्ड क्या होता है? तो इन सब चीज़ों के बारे में सेशन के आगे बताऊँगा। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि और जो फेमस पर्सनैलिटी जिनका रिसेंटली डेथ हो गया 2026 के अंदर, उनके बारे में ज़रा देख लो, जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? सबसे पहले आशा भोसले, जो कि 12 अप्रैल 2026 को इनका जो देहांत हो गया, वो तो बता ही दिया मैंने, ठीक है? फिर उत्सव चरण दास हैं, ये फ़ोल्क आर्टिस्ट थे, मतलब उड़ीसा से जो ये बिलॉन्ग करते हैं, और ये भी पद्मश्री अवार्डित हैं, ठीक है? तो इनका जो है इनका भी जो है डेथ हो चुका है। फिर
एसपी वेंकटेश हैं जो 3 फरवरी 2026 को इनका भी देहांत हो गया। तो टॉवरिंग फिगर तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के थे, वो थे मतलब रिनाउंड फिगर थे। उसके बाद पॉलिटिक्स का देखें तो मोहसिनी किदवई, एक ये हो गया, दूसरा ये मान लो, तीसरा ये मान लो, ठीक है। मोहसिनी किदवई जो है ये 8 अप्रैल 2026 को इनका भी जो है निधन हो गया। ये इंडियन कांग्रेस नेशनल के मतलब सॉरी हाँ इंडियन इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर के ये नेता थे, और यूनियन मिनिस्टर भी थे अंडर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के टाइम पे। और इनके पास हेल्थ, रूरल डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी था। तो इनका एक बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एग्जाम में पूछ सकते हैं। माई लाइफ इन इंडियन पॉलिटिक्स 2026 इन्होंने लिखा था, मोशिनी किदवई। ठीक है, फिर केपी उन्नीकृष्णन, ये जो है कौन थे, ये भी तो वेटरन कांग्रेस लीडर थे और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, 6 टाइम लोकसभा एमपी थे। ठीक है, तो ये इनके बारे में जरूर ध्यान रखना, केपी उन्नीकृष्णन। ये यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 3 और ये 4 कर लो, ठीक है। अब ये एस एम कृष्णा, ये 14 मार्च 2026 को इनका निधन हो गया है। ये फॉर्मर सीएम थे कर्नाटका के और यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, ठीक है। अ, इनको जो है बोला जाता है कि जो बेंगलुरु का ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना सिलिकॉन वैली के रूप में, तो ये इनका इनके टाइम हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृष्णा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अजीत पवार के बारे में तो आपको पता ही है, वो जो इन्होंने डिप्टी सीएम थे, महाराष्ट्र के सर्विंग सीएम थे, और इनका डेथ हो गया था प्लेन क्रैश के अंदर सर्विंग सीएम होते हुए, ठीक है। यह ध्यान रखना। तो ये चारों फिगर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। एक तो मोहसिनी किदवई, ठीक है। इसके बाद आपका मैंने बताया केपी उन्नीकृष्णन, ठीक है। उसके बाद एस एम कृष्णा, अजीत पवार, तो ये ठीक है, तो ये सब एग्जाम में पूछ लेते हैं, एग्जाम में तो जरूर ध्यान रखना। उसके बाद आता है हमारा स्पोर्ट्स से, देख लो, सॉरी, स्पोर्ट्स से देख लो। स्पोर्ट्स से ये है सीडी गोपीनाथ, ये क्या है, ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर है, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट एवर टेस्ट विनिंग टीम था ना 1952 में इंग्लैंड के विरुद्ध जो हमने इंडिया ने खेला था 1952 के अंदर, उसके जो जितने भी क्रिकेटर थे उस टाइम पे, उसका ये लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे, लास्ट सर्वाइविंग मेंबर थे। तो अब इनका जो देहांत हो चुका है सीडी गोपीनाथ, तो कौन थे, तो क्रिकेट जगत से इनका रिलेशन था। फिर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि सिटी गोपीनाथ जो कि रिसेंटली जिनका डेथ हो गया है, वो कौन से किस चीज से रिलेटेड थे, ठीक है। तो कौन सी या फिर कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे। तो एग्जाम में आ जाएगा आपको क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, तो जो भी है वो आप उसका करेक्ट आंसर मार दें। तो ये टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड थे, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड इनका वो था रिलेशन, ठीक है। फिर देविंदर सिंह गारचा, ये है 10 जनवरी 2026 को फील्ड हॉकी हॉकी लेजेंड थे, बहुत हॉकी लेजेंड थे, बहुत बड़े हॉकी लेजेंड। इनका भी जो है गारचा जी का जो है डेथ हो गया है। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान रखना। उसके बाद साइंस एंड इंडस्ट्री का बात करें तो डॉक्टर माधव गडगिल, जो कि गडगिल कमेटी एक बनी थी, गडगिल कमीशन रिपोर्ट जो था, जो कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के ये काफी जाने माने मतलब जाने पहचाने वो चेहरे थे। तो इनका जो है इनका भी अब निधन हो चुका है, डॉक्टर माधव गडगिल जी, जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके नाम पे सोच लो, ये गडगिल कमीशन रिपोर्ट है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर ध्यान रखना आपको। फिर विजयपत सिंघानिया, जो 30 मार्च 2026 को इनका ये थे रेमंड ग्रुप के चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, विजयपद संगनिया, ठीक है। तो ये सब ये जो है सारे पब्लिक फिगर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका देहांत हो चुका है, जो निधन हो चुका है। तो आप जरूर ध्यान रखना, नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसे भी करना हो कर लेना। अब हम देखते हैं कि सिविलियन अवार्ड्स इंडिया में कौन कौन से फेमस है। जैसे कि उनको पद्म विभूषण मिला हुआ था, ये वाला अवार्ड मिला हुआ था किसको, लता मंगेशकर, इसको आशा भोसले जी को, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से सिविलियन अवार्ड्स जो इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है, फर्स्ट नंबर पे जो आता है वो आता है आपका भारत रत्न। ये देखो, ये फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड नंबर पे आता है, ऐसे कर लो चलो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और पद्मश्री। ये चारों अवार्ड 1954 में स्टार्ट किया गया था। तो देखो 1954, ये सेकंड रैंक पे, थर्ड रैंक पे, फोर्थ रैंक पे है, ठीक है। ये ऐसे ऐसा दिखता है, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा, ये देख लेना आप। उसका रैंक जो है हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट है, फोर्थ हाईएस्ट। ये एक्सेप्शनल सर्विस के लिए मिलता है, आउटस्टैंडिंग सर्विस के लिए मिलता है, डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए मिलता है, नोटेबल सर्विस के लिए मिलता है। सर्विस जो कि साइंस में, आर्ट में, पब्लिक सर्विस या इन सब चीजों में, फील्ड में जो भी कुछ अच्छा एक्सेप्शनल चीजें करता है उनको मिलता है, ठीक है। तो अब ये हर साल 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को ये अवार्ड, चारों अवार्ड दिए जाते हैं। कौन देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। ओके, ये चीज ध्यान आप रखना, एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है, क्वेश्चन जरूर याद रखना। अच्छा सर, ये तो बता दो, जो एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि पहले बार भारत रत्न फर्स्ट टाइम किसको मिला, ये सब बता दो। तो देखो चलो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला जो भारत रत्न था, हम्म, भारत रत्न, ठीक है। तो सबसे 1954 में भारत रत्न मिला। हर साल 3 बंदे को ही मिलता है, 3 लोगों को ही मिलता है। तो पहला इन 1954 में किसको किसको मिला था, तो सबसे पहले मिला था सी राजा गोपालाचारी को, ठीक है। दूसरे कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
और तीसरे कौन थे? तीसरे थे सीवी रमन। अच्छा सर, ये तो बता दो ये तीनों हैं कौन? देखो, ये थे पहले सी राजागोपालाचारी कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, ठीक है, 1948 से लेके 1950 तक, यानी लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और पहले इंडियन थे जो जिसके पास ये पोस्ट था, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट था, ये पहले इंडियन थे, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद सर ये कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी थे। अच्छा, कब से कब थे, कब तक थे? तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे ये 1952 से लेके 1962 तक। अच्छा, सेकंड प्रेसिडेंट कौन, कब से कब थे? जब 1962 का जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से जब इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट से फिर क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए, तो 1962 से लेके 1967 तक थे ये सेकंड प्रेसिडेंट इंडिया के। अच्छा, सीवी रमन कौन थे? तो इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट का खोज किया था, रमन इफेक्ट का। अच्छा, ये किससे रिलेटेड था रमन इफेक्ट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड था। अच्छा, इसके लिए इनको क्या मिला? तो 1930 में इनको मिला क्या, बताओ? ये मिला नोबल प्राइज इन फिजिक्स। अच्छा, खोज कब किया था इन्होंने? तो लास्ट में 28 है ना, तो इसलिए ऐसे याद रखना, 28 फरवरी 1928 को। अच्छा, 28 फरवरी को मतलब कुछ मनाते भी हैं क्या? बिल्कुल मनाते हैं। क्या मनाते हैं 28 फरवरी को? मनाते हैं इन्हीं के खोज के कारण मनाते हैं नेशनल साइंस डे। अच्छा, तो राधा कृष्णन के लिए भी कुछ मनाते हैं, हाँ, तो इनके लिए मनाते टीचर्स डे, ठीक है। इनके लिए क्या मनाते हैं हम, ध्यान रखना। जो 5 सितंबर है, वो 5 सितंबर को इनका बर्थ हुआ था। कब क्या हुआ था इनका? बर्थ हुआ था, तो इसलिए 5 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे, ठीक है। अच्छा, नेशनल साइंस डे तो समझ गए सर। अच्छा, किस चीज के लिए मिला था? नेशनल स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए रमन इफेक्ट ने खोज किया था 28 फरवरी 1928 को, तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया गया। अच्छा, इसका मतलब सर 28 फरवरी 2026 को भी नेशनल साइंस डे मनाया गया होगा? बिल्कुल मनाया गया होगा। तो उस साल का सर, इस साल का थीम तो बता दो, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है। तो थीम क्या था इस साल का? इस साल का थीम था विमेन इन साइंस, ठीक है, कैटलाइजिंग विकसित भारत, कैटलाइजिंग विकसित भारत, ठीक है। तो ये था आज का पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मैंने आपको दे दिया है समरी, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे, सिविलियन अवार्ड से। और उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।